क्षेत्र है। केंद्र सरकार ने हमने संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो हमने कर लिए हैं। आज कार्यपालिका शुरू कर रहे हैं और कार्यपालिका में सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, जिनको प्रेसिडेंट भी कहते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अब आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं है लोकसभा का सदस्य हो, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मंत्री है, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। इसमें आप अपनी तरफ से ऐड मत करना कि दिवालिया घोषित ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है और इनकी योग्यताओं में दिवालिया ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है संविधान में। अब राष्ट्रपति जैसे कोई भी बन रहा है तो उस उम्मीदवार के लिए संसद के दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में से हो सकते हैं, 50 सदस्य उसका प्रस्ताव लेके आएंगे, 50 उसका अनुमोदन यानी अनुमोदन करेंगे। ये जो 50 प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, 50 अनुमोदन कर रहे हैं, जिस उम्मीदवार का कर रहे हैं किसी दूसरे उम्मीदवार का ये नहीं करेंगे। फिर देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधे जनता के द्वारा ये नहीं चुने जाते हैं। जनता ने जिनको चुना है उन उम्मीदवारों के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है और इनका चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब इनके निर्वाचन की जो पद्धति है वो कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल का मीन होता है यानी वरीयता क्रम। जैसे 3 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं तो किसको ज्यादा वरीयता दी जा रही है, तो एकल का हो गया वरीयता क्रम में मत देना। संक्रमणीय होता है हस्तांतरण करना, जिसको कम वोट मिलते हैं वो ऊपर वाले को हस्तांतरण कर दिए जाते हैं। हस्तांतरण हो गया, ये वरीयता क्रम हो गया, ये हस्तांतरण हो गया। आनुपातिक यानी अनुपात में, और गुप्त रखा जाता है, जो भी वोट दिया जाता है वो गुप्त होता है। अब इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदन कौन कौन से सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। वहाँ लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। इनके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के विभिन्न राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी हमने निर्वाचित क्यों लिखा है? क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन अगर उसको वो चुन के नहीं आया है तो राज्यपाल के द्वारा वो मनोनीत किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तो राष्ट्रपति ने थोड़ी ना मनोनीत किया है, राज्यपाल ने किया है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो नहीं करेंगे क्योंकि उस मनोनीत सदस्य को राज्यपाल ने मनोनीत किया है और राज्यपाल को राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। इस वजह से यहाँ भी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखते हैं 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये मिलके राष्ट्रपति का
का चुनाव करते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि कैसे कैसे चुनाव होता है। विधायक भी आ गए, एमपीज भी आ गए, तो इनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एक विधायक का मत मूल्य देखते हैं। एक विधायक का मत मूल्य अगर निकालना है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, मान लेते हैं हमारे राजस्थान से निकालना है, तो हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे अपन विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। तो हमारे राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, यानी 200 विधायक है, डिवाइड हो जाएगा 1/1000। तो ऐसे हम फॉर्मूला डाल के करते हैं, तो एक विधायक का मत मूल्य आता है हमारे पास 129। आधार माना गया है 1971 की जनसंख्या को आधार मान के ये मत मूल्य निकाला गया है। अभी का मत मूल्य निकाला गया नहीं है, और ये 2026 तक इसमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है, 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिर एक सांसद का मत मूल्य देखते हैं। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य, यानी जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जो विधायक लिए गए हैं उनका मत मूल्य रखा जाएगा ऊपर, नीचे रखा जाएगा संसद के दोनों सदनों के, इसमें निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 545 लोकसभा के हैं, इनमें से 2 माइनस कर देते हैं जो मनोनीत है, तो 543 तो हो गए लोकसभा के, और 245 है राज्यसभा के, इनमें से 12 माइनस कर देते हैं, 233 हो गए। ये टोटल हो गए। इनका मत मूल्य है, अगर एवरेज निकालते हैं 708, यानी एक सांसद का मत मूल्य हो गया 708। आगे देखते हैं हमने एक विधायक का देख लिया है मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक सांसद का देख लिया है। अब जो उम्मीदवार खड़े होते हैं कि उनको वेद कोटा यानी न्यूनतम मत मूल्य कैसे प्राप्त होता है, कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे न्यूनतम मत मूल्य, या कहीं कई जगह कोटा भी लिखा हुआ आ सकता है। अब कुल वेद मतों की संख्या, वेद मत सांसद हो गए, विधायक हो गए, सारे मतों की संख्या लिखी जाएगी। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, यानी निर्वाचित कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, उनसे डिवाइड किया जाएगा, फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा। जिसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर से ये किया जाता है, और जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसको उम्मीदवार से हटा देते हैं और उसके मत हस्तांतरण कर दिए जाते हैं, वो हमने पहले देख लिया है। अब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया है, कोटा हमने देख लिया है। अब शपथ का देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है, और शपथ कौन दिलवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और अगर ये अपने पद पे नहीं है किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाएगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब इनको पद से यानी 5 वर्ष से पहले अगर हटाना चाहे, मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा, या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटा सकते हैं। महाभियोग कैसे लाया जाएगा, कौन सी परिस्थितियों में, अगर इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, यानी संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटा सकते हैं अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है कि महाअभियोग क्यों लाया जा रहा है। 61 में लिखा हुआ है महाअभियोग की प्रक्रिया, यानी महाअभियोग की प्रक्रिया
प्रक्रिया क्या होगी, कैसे महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाएगा। तो हम देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया कैसे। जैसे संसद है, संसद के 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। किसी भी सदन में ला सकते हैं, पहले राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। मान लेते हैं लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो सबसे पहले क्या होगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। और जैसे ही सदन में लाया गया है, कुल सदस्यों के 1/4 के हस्ताक्षर होना जरूरी है उस महाभियोग पर। कुल सदस्यों के, उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए हैं, उसके बाद 14 दिन बाद चर्चा होगी और चर्चा होने से पहले ही राष्ट्रपति जी को इन्फॉर्म की जाएगी कि आप पे महाभियोग लाया जा रहा है। इन्फॉर्म कौन करेगा, जिस भी सदन में महाभियोग लाया जा रहा है उस सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति जी को सूचना देगा कि आप पे महाभियोग लाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति स्वयं भी आ सकते हैं सदन में अपनी सफाई देने के लिए, या अपने वकील को भी भेज सकते हैं। अगर उन्होंने जो बताया है वो सही नहीं रहता है और सदन को पाया जाता है कि संविधान का उल्लंघन किया है, तो आगे बढ़ेगा फिर महाभियोग की प्रक्रिया। 14 दिन बाद चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है इस सदन से, तो वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरे सदन में जैसे ही प्रस्ताव आएगा, दूसरा सदन या तो उसकी स्वयं जांच करेगा या किसी समिति से उसकी जांच करवाएगा कि जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति पे, यानी संविधान के उल्लंघन का, वो सही है या नहीं है। अगर सही पाया जाता है तो इस सदन में भी वही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, फिर 2/3 बहुमत से ये स्वीकृत किया जाएगा। जैसे ही स्वीकृत होता है, जिस दिन स्वीकृत होता है उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति पद छोड़े या नहीं छोड़े, लेकिन जिस दिन दूसरे सदन में स्वीकृत हो गया है उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा और इस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब जो निर्वाचन यानी महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं विधानसभाओं के सदस्य। विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के अलावा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 राज्यसभा में होते हैं और 2 होते हैं लोकसभा में, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। कुछ सालों से एक परंपरा सी बन गई है, राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं, 25 जुलाई को इनके द्वारा शपथ ली जाती है। ये संविधान पे लिखा हुआ नहीं है कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेंगे, लेकिन ये परंपरा बन गई है। हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति कई सालों से 25 जुलाई को शपथ ले रहे हैं। तो आपको ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और पढ़ना है, याद करना है। आज का होमवर्क है
राष्ट्रपति पे महाअभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और सारा होमवर्क डेट वाइज करना है आपको, हम चेक करेंगे, डेट मेंशन करके होमवर्क करना है। और साथ साथ में आपको ये याद भी करना है, जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना आपको आना चाहिए। कोई क्वेरीज है, डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।